सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या कहता है? कहता है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जी ये जो डेट है ना, ये डेट आपकी होती है किसी भी एक्ट में। आप देखें ना तो राइट पे डेट लिखी होती है। ये डेट होती है जिस दिन ये एक्ट ऑफिशियल गजट में प्रोमulgate हुआ है, ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ है वो। और इसी डेट में बता देते हैं वो कि या तो ये इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, या फ्यूचर डेट बता देते हैं। ठीक है, मतलब इसी नोटिफिकेशन में बता देते हैं कि जी इट शैल कम इनटू फोर्स वंस एट वंस, के मतलब इसी डेट को लागू हो गया। या फिर फ्यूचर डेट दे देते हैं। अब इसमें उन्होंने फ्यूचर डेट दिया है जो कि वो जनवरी 2019 है। ठीक है, 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 1919, मतलब उन्होंने ऑफिशियल गजट दिया था मार्च 1908 में। तो उन्होंने बता दिया कि जी ये जो इन्फोर्स होगी सीपीसी, ये इन्फोर्स होगी 1 जनवरी 1909। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि जी दिस एक्ट, ये आगे कहता है, ये प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या कहता है? वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट अमंग द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। ठीक है, मतलब ये इसका प्रेम्बल है। अगर कोई दो लफ्ज में पूछे कि प्रेम्बल क्या है, तो वो सिंपली बताता है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। जुडिकेशन एडजुडिकेशन है। एडजुडिकेशन मतलब मीन्स टू डिसाइड अ मैटर आफ्टर हियरिंग द पार्टीज। पार्टीज को सुन के कोई मैटर डिसाइड करते हैं तो उसको कहते हैं एडजुडिकेशन। ठीक है, तो वो कहता है कि जी सिविल जुडिकेचर को जो प्रोसीजर है उसके लिए हमने ये एक्ट बनाया है। ये एक्ट को हमने बनाया, मतलब ये अब इसने बता दिया कि जी कोई भी सिविल नेचर का मैटर है तो उसका प्रोसीजर हम इसी एक्ट में हम पढ़ेंगे। ये सारा कुछ हमें बताएगा कि जी प्रोसीजर क्या है। ठीक है, फिर वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि ट्रायल क्या कहता है फिर नेक्स्ट। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि जी इसका नाम क्या है? इसका नाम वो बताता है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कम इनटू फोर्स, ये फ्यूचर डेट बता दिया है। अब ये बताता है कि जी एक्सटेंशन, एक्सटेंड कि जी ये एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है। ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है। उसके बाद ना डेफिनेशन एंड डेफिनेशन क्या करती हैं, इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू बताता हूँ कि जी सिविल ट्रायल क्या कहता है। ठीक है, सिविल ट्रायल क्या कहता है? सिविल ट्रायल से ना आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि जी असल में हमने पढ़ना क्या है, चीज़ें क्या समझनी है। उसके बाद फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। अब देखें सिविल ट्रायल, देखें ना तो सबसे पहले आप सबको पता है, जिसने जिसने भी थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा हुआ है तो सबको पता है कि जी हम कोई भी क्लेम हो तो हम कोर्ट में एक प्लेंट फाइल करते हैं। अब प्लेंट की क्या डेफिनेशन है? प्लेंट मतलब आप जो रिटर्न क्लेम जाके अदालत को देते हैं उसको प्लेंट कहते हैं। क्या? आपका रिटर्न क्लेम। ठीक है, आपका रिटर्न क्लेम क्या होता है? प्लेंट होता है। अब प्लेंट के लिए आप देखें तो उन्होंने बता दिया कि जी आर्डर 6 आर्डर 7 में वो सारा डिटेल बता दिया कि जी आपने, आर्डर 6 बताता है कि जी आप उसमें एविडेंस नहीं लिखेंगे, जस्ट फैक्ट्स लिखेंगे, वो भी मटेरियल फैक्ट्स। क्या? मटेरियल फैक्ट्स। जिनके माइक ऑन है वो काइंडली ऑफ कर दें, जिनके माइक ऑन है वो ऑफ कर दें। आमिर हनीफ साहब, माइक और कैमरे ऑफ कर दें बस। चलें। अब प्लेंट, प्लेंट में क्या कहता है? प्लेंट में कहता है कि जी आपने जो है मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं प्लेंट में। ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स से क्या मुराद है? मटेरियल फैक्ट्स देखें कि जी सपोज के अकबर साहब ने गाड़ी खरीदी है अहमद से 5 लाख की। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया है, तो मटेरियल फैक्ट्स यही है ना कि जी 5 लाख की गाड़ी खरीदी है, पोजेशन दिया या नहीं। ये मटेरियल फैक्ट्स है। अब ये नहीं होगा कि जी वो 2015 में उनकी मुलाकात हुई थी, फिर उनका प्लान हुआ, फिर 2016 में उन्होंने कहा कि जी हम लेन देन करते हैं, फिर 2017 में उन्होंने सौदा किया, फिर वो फलां होटल पे गए, फिर जाके गपशप लगाई
और फिर खाना खाया, फिर उन्होंने सौदा किया। तो ये चीजें तो लिखनी नहीं है, बस आपने बताना है कि जी सौदा हुआ है, 5 लाख की गाड़ी चली हुई है, ये आपका ऑर्डर 6 कहता है। ठीक हो गया। आर्टिकल 7 कहता है कि जी आपने कोर्ट का नाम लिखना है, प्लेंटिफ का नाम लिखना है, डिफेंडेंट का नाम लिखना है, काज ऑफ एक्शन बतानी है, और क्लेम क्या है फीस का वो बताना है, और उसके अलावा आप क्या मांगते हैं, कोर्ट फीस कितनी लगाई है, जुरिस्डिक्शन बनती है नहीं बनती, उस जुरिस्डिक्शन के लिए पैरा लगाना है। तो ये आर्डर 7 कहता है। तो ये आपका प्लेंट आ जाता है। ठीक है। कोर्ट में आपने प्लेंट दे दिया। जब प्लेंट देते हैं तो कोर्ट पहले वो जो उसको कहते हैं मिनिस्ट्रियल ऑफिसर, ये आपको मैं जो सिविल ट्रायल बता रहा हूँ ना, टोटल सिविल ट्रायल यही है, और पूरी सीपीसी हमने यही पढ़ना है। पूरी सीपीसी में हमारी गपशप ही यही होगी और कुछ भी नहीं होगा। मतलब एक आपको डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि ये इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास पेन पेंसिल है ना, तो वो आप साथ लिखते जाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि जी सिविल ट्रायल आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है। और साथ साथ मैं रोज भी बता कराऊंगा आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, जब प्लेंट आ गया तो आपके पास वो कोर्ट ने समन करने हैं। ठीक है। अब समटाइम आप कहते हैं ना कि समन क्यों, नोटिस क्यों नहीं। समटाइम नोटिस करते हैं, समटाइम समन करते हैं। अब देखें, जब भी समन का क्या मतलब है, समन का मतलब है टू अटेंड एन आंसर। क्या? टू अटेंड एन आंसर। आप समन का वो पढ़े ना, तो उस पर लिखा होता है कि जी आप कोर्ट में हाजिर हूं और जवाब दें। ठीक है। जब भी प्लेंट फाइल करते हैं तो प्लेंट में कोर्ट रिटर्न स्टेटमेंट मांगती है, मतलब उससे जवाब मांगती है, उससे जवाब मांगती है। जबकि नोटिस में क्या होता है, नोटिस हम दरखास्त में होता है, दूसरी पार्टी को बता देते हैं कि जी स्टे की एप्लीकेशन आई है, आप चाहें तो आ जाएं। ठीक है। और आके आर्गू करें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। उसमें जरूरी नहीं होता, मतलब नोटिस में हम जस्ट उसको इन्फॉर्म करते हैं। समन में उसको कहते हैं कि जी आप आए और आके जवाब दें। अब समन का वो तरीकेकार आर्डर 5 में बताया गया। आर्डर 5 में ना सिंपली 4 तरीके बताए गए हैं। आर्डर 5 रूल 12 में बताता है कि जी आपने समन इन पर्सन सर्व करना है। ठीक है। आर्डर 5 रूल 13 कहता है कि जी आप वो इन पर्सन नहीं होता तो उसके कोई मैनेजर को दे देना है। 5/14 कहता है कि जी उसके कोई प्रॉपर्टी संभाल रहा है तो उसको दे देना है। 5/15 कहता है कि जी अगर उसका कोई घर में कोई अडाल्ट मेंबर है, अडाल्ट मेल मेंबर, घर का कोई अडाल्ट मेल मेंबर है, तो उसको आपने दे देना है समन के लिए। ठीक है। तो वो समन उसको दे सर देंगे एक तो सर्व हो जाएगा। क्वेश्चन। हेलो जी मैडम। सर, थोड़ी सी मतलब स्लो स्पीड में समझाएं। बहुत फास्ट समझा रहे हैं आप। मैडम ये इतनी फास्ट तो नहीं है। अब देखिए ना, थोड़ी सी ये तो स्लो। स्लो मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये बोलिए। चीजें, ये इतनी स्लो चलेगा ना, तो फिर ये पूरी सी पीसी तो हम 4 महीने लगाएंगे। एनीहो, अब आपको समझ आ जाएगा। आप ना बस जितनी भी है ना वो आर्डर 5 या रूल 12 जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ना, वो लिख लें। बाकी बाद में ये डिस्कस होती रहेंगी। ठीक है। आपको जो मैं आर्डर लिखवा रहा हूँ ना, ओके वो सर। आप लिखती रहे। मतलब मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, लाइव क्लास में भी होते हैं तो उनको मैं कहता हूँ कि जी जो है ना वो आप लिख लिया करें। लिखते हैं तो वो समझ ले आप एक्टिव होते हैं, आपका माइंड एक्टिव होता है, आप सुन रहे होते हैं, आप चीज इधर ही होते हैं। अगर आप लिखते नहीं है तो फिर वो कहीं और चले जाते हैं आप। ठीक है। जी लिख रहे हैं। जी गुड। ओके। चले आगे। 5/15 में घर के किसी अडाल्ट मेंबर, मेल मेंबर को भी समन दे सकते हैं। अब देखें, सपोज के अकबर साहब ने सूट फाइल किया उसामा साहब के खिलाफ। अब उसामा साहब के खिलाफ सूट किया तो उसामा साहब को समन जाएंगे। उसामा साहब को 5/12 कहता है कि जी उनको उनके हाथ में समन देंगे उसामा साहब के। और 5/13 कहता है कि जी अगर उसामा साहब का कोई एजेंट है तो उसको देंगे। उसकी कोई प्रॉपर्टी संभाल रहा है तो 5/14 के तहत उसको देंगे। अगर ये कोई भी नहीं मिल रहा तो उसामा साहब के घर में कोई अडाल्ट, मतलब 18 साल से ऊपर वाला अडाल्ट मेल मेंबर है तो उसको देंगे। 5/15 कहता है। फिर 5/15 की एक्सप्लेनेशन भी बताता है कि जी घर में अगर कोई सर्वेंट है तो वो मेल मेंबर में नहीं आता, वो फैमिली मेंबर में नहीं आता। तो मेल मेंबर से मुराद, फैमिली मेंबर से मुराद उसका बहन भाई, या फिर अब्बू, मतलब अब्बू या भाई, ये मे, मेल मेंबर, फीमेल नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर वो भी नहीं है, घर में कोई नहीं मिल रहा, तो फिर उसके घर के दरवाजे पे 5/17 के तहत चस्पा करके आ जाएंगे समन। अगर
वो चस्पांदगी के बावजूद भी कोर्ट समझती है, तो वो कोर्ट फिर आखिरी अल्टरनेट प्रोसेस कह देती है, वो 5-20 है। 5-20 में कहती है कि जी अगर वो चस्पांदगी भी नहीं आता तो अखबार कर दें। अखबार होता है मतलब 5-20 में तो कहा गया कि जी अखबार भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के थ्रू भी आ सकता है, बीट और ड्रम भी हो सकता है, या कोई और मोड जो कोर्ट समझती है। ठीक है, नॉर्मली प्रैक्टिस में भी यही है कि जी अखबार करवा देते हैं, अखबार उसके घर में भेज देते हैं, तो ये समन हो जाता है। ठीक हो गया। अब दावा भी हो गया, समन भी हो गया। अब देखें, समन के बावजूद मतलब उसको समन मिला, अखबार हो गया, या तो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, या आएगा या नहीं आएगा, दो सूरतें होंगी ना, इसके अलावा तो कोई सूरत नहीं होगी। आएगा तो वो रिटर्न स्टेटमेंट देगा। ठीक है, आएगा तो कोर्ट जिस दिन वो आएगा वकालतनामा देगा, 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट देगा। अब नहीं आता, नहीं आता तो नॉन अपेयरेंस पर आर्टिकल 9 रूल 6 के तहत अगर नहीं आता तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देगी। ठीक हो गया। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगी तो साथ फिर उसको कह देगी कि प्लेंटिफ को कोई एविडेंस लाएं। अब आर्टिकल 9 रूल 7 के तहत आर्टिकल 9 रूल 7 के तहत कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देगी। अब उसके बाद फिर एविडेंस मांगेगी, एविडेंस आ गई तो फिर कोर्ट फाइनल डिक्री भी दे देगी 9-13 के तहत, मतलब आप और एक्स पार्टी डिक्री पास कर देगी। फिर उस एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड करवाना है तो 9-13 की एप्लीकेशन देंगे। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेटिसाइड कराना है तो फिर 9-7 की एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, प्रोसीडिंग क्या है कि जी जैसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर हुआ और अभी एविडेंस होनी थी और प्लेंट डिफेंडेंट आ गया, तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेटिसाइड करेगा, अभी डिक्री पास नहीं हुई तो 9-7 की एप्लीकेशन देगा। जब डिक्री पास हो जाती है फाइनल तो फिर एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड करवाता है 9-13 के तहत। चले, अब सपोज कि वो आ गया है, आ गया है, आके उसने रिटर्न स्टेटमेंट देना है। आके उसने रिटर्न स्टेटमेंट देना है। अब रिटर्न स्टेटमेंट देगा ऑर्डर 8 के तहत रिटर्न स्टेटमेंट वो कहता है कि जी वो सारे वो क्लेम हैं जो उसने लेना है। ऑर्डर रिटर्न स्टेट में उसको 30 दिन का टाइम बताया गया। ऑर्डर 8 रूल 1 में बताया गया कि जी 30 दिन का उसके पास टाइम है। फिर वो कहता है कि जी चले 30 दिन में भी पूरे नहीं हुए तो कोर्ट उसको मजीद 2 मौके दे सकती है। 2 मौके से मुराद 2 डेट्स, वो 2 डेट्स 10 दिन की भी हो सकती हैं, 2-2 दिन की भी हो सकती हैं, 10-10 दिन की भी हो सकती हैं, महीने की भी हो सकती हैं, 2-2 महीने की भी हो सकती हैं। वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। 2 डेट्स और होंगी, उसके बाद कोर्ट उसका राइट स्ट्रक ऑफ करेगी। राइट स्ट्रक ऑफ होता है आपका ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत। ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत उसका राइट स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इससे पहले वो कहता है कि जी जब वो रिटर्न स्टेटमेंट लिखेगा तो वो रिटर्न स्टेटमेंट में वो उसने तमाम जो प्लेंट में लिखा है उसका आंसर देना है। और वो कहता है ऑर्डर 8 रूल 3 में कि जी डिनायल मस्ट बी डिनायल मस्ट नॉट बी इवेसिव। ठीक है, इवेसिव नहीं होना चाहिए, कि ये नहीं है कि जी सपोज के अकबर साहब ने सूर फाइल किया उसामा साहब के खिलाफ, मैंने इससे गाड़ी खरीदी है, और उसामा साहब जवाब में लिखें कि जी मैंने तो गाड़ी नहीं सेल की। ये नहीं है, वो डिटेल बताएगा कि जी ये कैसे दावा कर रहा है, इसने मेरे खिलाफ ऐसा दावा क्यों किया, मेरे खिलाफ इसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई, कभी हम मिले ही नहीं है, ये इसने जो स्टाम्प बनाया है ये जेली बनाया है। वो जो भी अपना स्टांस लेगा वो डिटेल में बताएगा, स्पेसिफिक होगा। क्या होगा? स्पेसिफिक। इवेसिव डिनाइल इज नो डिनाइल, मतलब वो कह देना कि जी मैंने पोजेशन मुझे मिल गया है और मैं कहूँ कि जी पोजेशन नहीं मिला, तो ये कोई डिनाइल नहीं है, ये एडमिशन ही समझा जाएगा। तो जो भी लिखना है इन डिटेल बताना है उसको। ठीक है, वो डिनाइल मस्ट बी स्पेसिफिक, बाकी हम डिटेल में उसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। जब रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, प्लेंट आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, तो कोर्ट क्या करती है? इशू फ्रेम करती है। क्या करती है? अब इस दौरान ना दरमियान में काफ़ी चीज़ें हैं कि जी वो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोर्ट ऑर्डर 9A के तहत वो उसको कह सकते हैं कि जी जिसने एप्लीकेशन देनी है कोई किसी किस्म की भी, वो कोई डॉक्यूमेंट मूवन है, जो मर्जी करना है वो कर सकते हैं, मतलब 10, 11, 12 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट पेश करना है वो कर सकते हैं। एनी उसमें नहीं जाना। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? सीधा इशू फ्रेम कर देगी। अब
सपोज के अकबर साहब कहते हैं मैंने गाड़ी खरीदी है, उसामा साहब कहते हैं मैंने गाड़ी सेल नहीं की। तो कोर्ट ने इशू फ्रेम करनी है सबसे पहले कि जी वादर प्लेंटिफ इंटर इनटू एग्रीमेंट विद डिफेंडेंट फॉर द परचेज ऑफ कार इन ₹20 लाख। ठीक है, कॉमा और मतलब सवालिया निशान और उसके बाद वो लिख देगी कि जी ये किसने अलेज किया, प्लेंटिफ ने अलेज किया कि जी मैंने कार खरीदी है, तो वो लिख देगी OPP, ओनर्स टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ। ठीक है, ओनर्स टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ, वो आ जाएगा कि जी उसने प्रूव करना है प्लेंटिफ ने कि जी क्या वाकई उसने कार खरीदी है। डिफेंडर आगे कहेगा, कहेगा कि जी नहीं मैंने कोई कार नहीं सेल की, मैंने कोई अमाउंट वसूल नहीं की, मतलब कंसिडरेशन अमाउंट वसूल नहीं की, मैंने कोई साइन अंगूठे नहीं किए, ये स्टाम जेली है, ये दावा झूठा है, ये दावा बेसलेस फैक्ट्स पे है, ये दावे में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, इस दावे की जो है टाइम बार्ड है। ठीक है, दावा टाइम बार्ड है, ये सारे वो डिफेंडेंट आके बताएगा। तो कोर्ट उसके लिए भी कम एक ज्यादा भी इशू फ्रेम कर सकती है, नहीं तो 2 इशू फ्रेम करेगी कि जी whether the suit is time barred, और उसके बाद whether the suit is liable to dismiss being based on uh, based on false and frivolous facts, बेस्ड ऑन फॉल्स एंड फ्रिवलेस फैक्ट्स, ये आपको इश्यूज भी भेज दूंगा। ठीक है, तो कोर्ट ने इशू मतलब देखें कम से कम कोई भी दावा ना 2 इशू लाजमी होते हैं, एक प्लेंटिफ के लिए एक डिफेंडेंट के लिए। प्लेंटिफ के लिए कि जी क्या आपका हक बनता है, जैसे आप कह लो कि जी मेंटेनेंस का दावा करती है और बीवी मेंटेनेंस का दावा करती है, तो वो कोर्ट लिख देती है, इशू फ्रेम करती है, whether the plaintiff is entitled to get maintenance, entitled to get maintenance from defendant. If yes, if so, to what time and what for what period and what to what extent, मतलब कितनी रकम चाहिए और कितनी पीरियड के लिए, ये करा देगी। दूसरा एक इशू लाजमी फ्रेम करेगी कि जी वो लिखेगी कि जी डिफेंडेंट कहता है कि जी मैंने इसको बसाना चाहता हूँ, मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ये है नाफरमान है, मेंटेनेंस का इंटाइटल नहीं है। तो वो लोग दूसरा इशू फ्रेम करेगी कि जी वादर दी सूट इज whether the suit is liable to dismissed with special cost, क्या सूट लाइबल टू डिसमिस है कि मतलब वो उसका मेंटेनेंस का सूट नहीं बनता। तो 2 इशू का मतलब लाजमी होती है, एक प्लेंटिफ प्रूव करेगा एक डिफेंडर। अब जब इशू फ्रेम हो गए, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक तो रिटर्न स्टेटमेंट वाली वो डिटेल समझ में नहीं आई, और दूसरा ये इशू फ्रेम वाले जो आपने बताई है इसमें थोड़ी सी क्लियरेंस नहीं समझ आई। हम क्वेश्चन करें ना, क्या समझ नहीं आई। रिटर्न स्टेटमेंट है कि जी 30 दिन में सर रिटर्न स्टेटमेंट करना है बस। कंपैरिजन बता रहे हैं, मैं किस दो इसके जो पार्ट्स बताए हैं। वो मैं आपको ये भेज दूंगा, इश्यूज भेज दूंगा, परेशान ना हो। अभी ना मतलब जितनी आपको समझ आ रही है ना वो सफिशिएंट है। अब कन्फ्यूजन है ना, सपोज कि आप कहते हैं कि जी सर वो समझ नहीं है कि कितनी पीरियड है, तो वो 30 दिन का टाइम है। बाकी जो डिटेल है ना वो जितनी आपको समझ आ रही है सफिशिएंट है। अब फर्स्ट टाइम पढ़िए ना तो ओके वो हाँ, वो उसकी परेशान ना हो। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ओके तो वो ठीक सारी है। चीज समझ आ जाएगी। आज ना हमारा मेन टॉपिक, ये तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, मेन टॉपिक है कि जी आपने डेफिनेशन समझनी है। रात मैंने आपको भेजी भी है, डेफिनेशन समझनी है। डेफिनेशन पढ़ के फिर कल आपने डेफिनेशन पढ़नी है। फिर डेफिनेशन समझ आ जाती है तो फिर ये आगे तो कोई मुश्किल मुश्किल ही नहीं है, ये तो सीधी सीधी बातें होंगी। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? चलें आगे देखें। जिस दिन इशू फ्रेम हो गया, जिस दिन इशू फ्रेम हो गया तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कहती है कि जी आप कोर्ट उनको कहती है आप एविडेंस ले आए। क्या करें, एविडेंस ले आए। एविडेंस कहती है विद इन 30 डेज, क्या मतलब विद इन 7 डेज इश्यूज। कोर्ट कहती है विद इन 7 डेज आपने एविडेंस जमा देनी है। ये देखें, ये लिखें कि जी पार्टीज आर डायरेक्टेड टू फाइल
टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट एंड लिस्ट ऑफ विटनेसेस अंडर आर्डर ऑफ 16 रूल 1 विद इन 7 days। कि मतलब जिस दिन इशू फ्रेम हो गए तो पार्टीज को कहा जाता है कि जी आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस दें। क्या? लिस्ट ऑफ विटनेसेस दें। ठीक है, आप क्या करें? लिस्ट ऑफ विटनेसेस दें। ठीक है, उसको कहा जाता है कि जी लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैं। वो जब लिस्ट ऑफ विटनेसेस आएंगी तो फिर उन्हीं विटनेसेस को बुला लिया जाएगा और उन्हीं विटनेसेस पे जो है वो उन्हीं विटनेस की एविडेंस होगी। ठीक हो गया। अब लिस्ट ऑफ विटनेस सपोज के वो मतलब प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ कहता है कि जी मेरी गवाह जो है मेरी गवाह मिस आयशा है और मिस साइमा है। ठीक है, तो वो उन गवाहान को लेके आ जाएगा। डिफेंडेंट भी बताएगा कि जी मेरी गवाह जो है वो मिस वफा है एंड मिस मिस्टर अकील है। ठीक है, ये वो लिस्ट गवाह देंगे और इन्हीं फिर जो लिस्ट दे देंगे इन्हीं लिस्ट को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर इसके अलावा नहीं पूछ सकते, प्रूव कर सकते। इसके अलावा कोई और विटनेस भी बुलाना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जी ये मैंने स्टाम्प, वो कहते हैं कि जी मैंने तो स्टाम्प, ये स्टाम्प पे इसके साइन नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी सर नहीं। आपकी आवाज बहुत है। क्या चीज? हेलो, हाँ जी अकील साहब, मेरी आवाज आवाज क्लियर नहीं नहीं आ आ रही रही? सर आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है क्लियर, उसका सिग्नल प्रॉब्लम होगा। वो सिग्नल प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर इधर वाईफाई आ रहा है, इधर सारा कुछ ओके है, इधर सारा कुछ ओके है, मेरा ख्याल है सबको आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी काजम साहब, आप सर छुट्टियां जी क्यों करते हैं इतनी? सर बस वो कोई पर्सनल रीजन नहीं है सर, काफी ज्यादा। पर्सनल रीजन को आप स्टडी पे प्रेफर, स्टडी को मतलब कंप्रोमाइज ना किया करें, स्टडी पे फोकस करें आप। जी सर जी जी। कोशिश। सर जी वो अर्ज ये थी कि इसमें सर क्रॉस नहीं आता बीच में। मतलब क्लास वो एविडेंस में आएगा ना, ये देखे ना, जी एविडेंस विटनेस आएंगे तो फिर वो एविडेंस में तीन ही चीजें होंगी, चीफ भी होगा, क्लास भी होगा, एग्जामिनेशन भी होगा। वो तो अभी विटनेसेस को तो अदालत में आने देना। जी सर ठीक हो गया सर। विटनेसेस की अटेंडेंस होगी, अभी अटेंडेंस ऑफ विटनेस ये ऑर्डर 16 भी होता है। ठीक है, जी सर। अटेंडेंस ऑफ विटनेस ऑर्डर 16 भी आता है कि नहीं आता है? विटनेस उसकी अटेंड ऑर्डर 16 भी आता है, उसकी हाजिरी लगवाते हैं। ठीक है, ऑर्डर 16 भी उसमें आता है, चलो। अच्छा, अरे हो, ठीक है, इधर ही चलो। ऑर्डर 16, 16 भी है, 17 भी है, दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब उसमें कहता है कि जी विटनेसेस आएंगे, विटनेसेस की हाजिरी होगी। सपोज के किसी भी डेट पे कोर्ट में आप विटनेस प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, कोर्ट कहती है आप विटनेस प्रोड्यूस करें, विटनेस प्रोड्यूस नहीं करते तो कोर्ट एक्स पार्टी कर सकती है 17(2) के तहत। और फिर मौका दिया, फिर भी आप एविडेंस नहीं लेके आते तो कोर्ट 17(3) के तहत आपका दावा भी डिसमिस कर सकती है। ठीक है, 17(3) के तहत दावा भी आपका डिसमिस कर सकती है। आगे आ जाता है आप एविडेंस। जब एविडेंस आ गई तो पहले देखें सर एक आर्डर। क्वेश्चन है। हम्म, सर अगर वो जो है डिफेंडेंट साइड वाले अगर ना लेके आए फिर अपने विटनेसेस। वो तो उनका भी राइट स्टक ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता, उनका भी राइट स्टक ऑफ हो सकता है। देखें हाँ हो सकता है सर। अकबर साहब, मतलब कौन है ये, वकास साहब, वो कहा वकास सर। साहब, दोनों दोनों के राइट स्टक ऑफ हो सकते हैं। जो भी नहीं लेके आएगा, मौका देती है ना, अपॉर्चुनिटी देती है कि जी आप लेके आए, नहीं लेके आए तो आपका राइट स्टक ऑफ हो जाएगा बस। 17(3) दोनों पार्टीज के लिए है। ठीक हो गया, 17(3)
दोनों पार्टीज के लिए। अब 5 मिनट तक मीटिंग एंड होगी, मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। इसमें ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, बस आपका हो गया। अब देखें एविडेंस होगी। एविडेंस आप पढ़े ना 18(1). 18(1) में कहता है कि जी एविडेंस जो होगी लॉ के मुताबिक होगी। जहां पे लॉ साइलेंट है फिर कोर्ट की डिस्क्रेशन होगी। ठीक है। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जी पहले प्लेंटिफ की एविडेंस होगी फिर डिफेंडेंट की एविडेंस होगी। हाँ, जब कोर्ट फिर वो एक एक्सेप्शन दे देता है कि जी जब कोई डिफेंडेंट कोई स्पेसिफिक प्ली वो ले तो उस पे पहले डिफेंडेंट की भी एविडेंस हो सकती है। यानी जनरल रूल यही है कि जी पहले प्लेंटिफ की एविडेंस है। ठीक है। पहले कोर्ट पहले प्लेंटिफ की एविडेंस लेती है फिर डिफेंडेंट की। अब प्लेंटिफ की एविडेंस है तो पहले प्लेंटिफ के विटनेसेस पे चीफ होगा, फिर एडवर्स पार्टी उस पर क्रॉस करेगी, फिर उनकी एविडेंस प्लेंटिफ की एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी, फिर डिफेंडेंट की एविडेंस आ जाएगी। और उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स होते हैं। आर्गूमेंट्स सुन के कोर्ट इसी आर्डर 20 में कह देते हैं कि जी जिस दिन एविडेंस कंप्लीट हुई, ठीक है, कोर्ट ने आर्गुमेंट सुने, आर्गुमेंट सुन के विद इन 15 डेज कोर्ट फैसला देगी। जिस दिन एविडेंस कंप्लीट होगी विद इन 15 डेज कोर्ट ने फैसला देना होता है। कोर्ट ने फैसला देना होता है। अब कोर्ट ने फैसला दे दिया, सपोज के फैसला दे दिया कि जी बाकी अकबर साहब ने कार खरीदी है उसामा साहब से। ठीक है, अकबर साहब ने कार खरीदी है। अब उसी कोर्ट अपने आर्डर की एग्जीक्यूशन भी कोर्ट ही कराएगी। आर्डर की एग्जीक्यूशन कोर्ट ही कराएगी। आर्डर ना आप 21 का देखें रूल 31, 32, 33, 34, 30, वो ये बताता है कि जी आप सपोज के मनी डिक्री है तो कोर्ट पैसे दिलवाएगी, नोटिस करेगी और उसकी प्रॉपर्टी अटैच वगैरह करेगी, सेल करेगी। ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि जी जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कोर्ट अपना कोई एक विटनेस और रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करती है और मुसवदा लेके उसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे सपोज के उसमें कहा गया कि कार ली है तो वो वही स्पेसिफिक कार वो डिफेंडेंट से लेके प्लेंटिफ को डिलीवरी करवाई जाएगी। ठीक हो गया। आर्डर 21 रूल 30, 31, 32, 33, 35 तक यही मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन बताए गए हैं। ठीक हो गया। उसके लिए भी वही पहले आगे जाए तो नोटिस, समन और उसके बाद वारंट और उसके अलावा प्रॉपर्टी अटैच करना, ये सारा कुछ उसमें बताया गया है। अब देखें अपील भी जो होते हैं ना, अपील भी कंटिन्यूएशन ऑफ सूट होती है। अपील चल रही है तो मतलब ट्रायल चल रहा है। ठीक है। अपील भी कंटिन्यूएशन ऑफ सूट है, मतलब अपील जब तक डिसाइड नहीं होती तो डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ठीक है। आप देखते हैं ना कि जी वो फैमिली ट्रिब्यूनल में जितनी देर अपील का टाइम होता है उतनी देर तक एग्जीक्यूशन नहीं होती है। मतलब 30 दिन अपील का टाइम है तो एग्जीक्यूशन नहीं होती, 30 दिन के बाद एग्जीक्यूशन होती है। तो अगर अपील में चले जाएं तो 41(5) के तहत कोर्ट पीछे वाली डिक्री को स्टे कर सकती है, सस्पेंड नहीं स्टे कर सकती है कि जी जितनी देर अपील का फैसला नहीं होता, जितनी देर अपील का फैसला नहीं होता उतनी देर तक आपकी डिक्री वो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब आपकी डिक्री जो है वो मतलब उसको हम नहीं सुनेंगे। आपका वो जो स्टे कर दी जाएगी आपकी उसको वो मतलब आपकी जो डिक्री है वो स्टे कर दी जाएगी। हाँ, जब फिर प्रॉपर अपील सुन जाएगी, अपील में अगर जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग कोर्ट एपलेट कोर्ट वही फैसला भेज देती है ट्रायल कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट उसी एपलेट कोर्ट के फैसले को फिर एग्जीक्यूट करवाती है। ठीक है। ये है आपका अपील सिविल ट्रायल। अब मैं नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन भी लूंगा और उसके बाद फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके सर। सर अपील में भी हम शहादत करा सकते हैं दोबारा? एडिशनल एविडेंस आर्डर 41 रूल 27, आर्डर 41 रूल 27 आप एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर कोर्ट मान ले तो फिर एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन दे सकते हैं। नहीं 27 ही 28 है।